अब देखो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। और इसकी जरूरत क्या पड़ती है पहले तो हम ये समझते हैं। व्हाट इज द नीड। समस्या क्या है भाई। समस्या ये है कि मान लो आपको बहुत छोटा ऑब्जेक्ट देखना है ना। तो आप ये समझिए कि जैसे ये आपकी आई है, ये आई लेंस हो गया, ठीक है। और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट देखना है जी आपको, उसकी साइज कम। तो ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आंख पे उसकी जो इमेज बनती है वो इसी तरह की बनेगी, है ना। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए बच्चों के, अगर एक गिवन हाइट के ऑब्जेक्ट को मैं आंख के थोड़ा पास ले आऊं तो वही ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखने लगता है। बड़ा क्यों दिखने लगता है? क्योंकि वो जो आंख पे एंगल सबटेंड करेगा वो बढ़ जाता है। तो इसी ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बनने लग जाती है जब ये पास आ जाता है ना। अब सी बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये तो हमेशा किसके बराबर है? ट्वाइस द रेडियस ऑफ द आई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अ, जो इमेज की साइज बनेगी रेटिना पर, it will be directly proportional to the angle subtended by eye at the angle subtended by object at the eye। से एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने वाली रे और ये सीधी निकल गई इसकी, है ना। और इस एंगल को यदि मैं कहूँ थीटा तो ये एंगल भी है थीटा। तो इस डिस्टेंस को क्या मैं 2r इंटू थीटा लिख सकता हूँ? और 2r तो फिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड by eye at the retina is directly proportional to angle subtended by the object at the eye। is directly proportional to angle subtended by object at the eye। क्या ये बात समझ में आती है? And because it is directly proportional to angle subtended by object at the eye, हम क्या बोल सकते हैं कि higher the value of theta more will be the size of the image। अब ऑब्जेक्ट तो आपके पास जो है वो है, उसकी साइज तो फिक्स है। अगर आप उसको दूर ले जाओगे तो एंगल सबटेंडेड कम हो जाएगा। इसी ऑब्जेक्ट को यदि आप पास ले आओगे तो एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई जो है वो बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड भी बढ़ जाएगी।
साइज ऑफ इमेज फॉर्म जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है ना? देखो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, मान लो इफ b इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम h is height of the object, तो क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर है h बाई डी के। h is height of the object, d is है ना। एंड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे अखबार में कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो लेटर ही पढ़ना चाहते हैं वहां पे, तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके लिए तो एंगल बहुत ही छोटा होगा, तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ही लिख सकते हैं, और उसी की वैल्यू h बाई डी के बराबर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब what is the method to increase theta? You can decrease d, theta can be increased by d is distance of object from the eye। लेकिन d को डिक्रीज करने की भी एक लिमिट है ना। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ d फॉर क्लियर विजन? 25 सेंटीमीटर। क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर। उसको हम कैपिटल डी सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब एक छोटी साइज का ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम एंगल आई पे सबटेंड कर सकता है, दैट इज h बाई कैपिटल D। थीटा मैक्स इज मैक्सिमम एंगल that an object of height h can subtend at the eye। है ना बेटा?
अब देखो बात क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी कम है कि आपने उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे लाके रख दिया और उसके बाद भी आपको वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे आप? बोलो बेटा। एच को बढ़ाएंगे। एच कैसे बढ़ाओगे? ऑब्जेक्ट को कैसे बड़ा कर दोगे? जैसे कुछ अखबार में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं आपको, तो वो बड़ा लेंस से। हाँ, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप नथिंग बट अ जस्ट अ कन्वर्जिंग लेंस, और कुछ नहीं है ये। और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में हमें ये पता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट उसके पोल और फोकस के बीच में रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट को किधर रख दिया? पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी इमेज किधर बनेगी बेटे? तो हमें पता है उसकी इमेज वर्चुअल बनती, हाँ सर। तब उसकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। और एनलार्ज बन जाती है, ज्यादा डिस्टेंस पे बन जाती है लेंस से, है ना? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो मान लो कि ये तो लेंस है आपका और ये आपकी आंख है जी, है ना? और ये आंख का लेंस है। तो क्या अब आंख किसको देखेगी? इस ऑब्जेक्ट को देखेगी या उसकी इमेज को देखेगी? आंख के लिए तो इमेज ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना बेटे। क्यों भाई? हाँ सर। आंख के लिए तो क्या है? ये इमेज जो है यही ऑब्जेक्ट होगा, है ना? अब देखो क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो ये जो एंगल ऑब्जेक्ट ने सबटेंड किया है आंख पे, क्या वही एंगल इमेज भी सबटेंड कर रही है? हाँ। हाँ। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज सेम एज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो फिर हमें क्या फायदा हो गया जी? फिर हम हमारे लिए तो वही बात रही, है ना? तो बात क्या है कि देखो आप पता है कौन सी सिचुएशन को कंपेयर करो? हमारा टास्क क्या है? टास्क इज इन थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा मैक्स। क्यों? थीटा जो है वो थीटा मैक्स से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा काम था ना। लेंस को हाँ। लाने के पीछे मकसद यही था कि थीटा थीटा मैक्स से बड़ा होना चाहिए, है ना?
अब थीटा मैक्स की वैल्यू क्या है, h बाई कैपिटल डी। थीटा को थीटा मैक्स से बड़ा कर सकते हैं अपन कैसे, आप क्या करो कि ये जो फोकल लेंथ आप यूज कर रहे हो ना इसकी, ये वाली फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस, ये ऐसी यूज करो कि ये कैपिटल डी से छोटी हो जाए। यूज अ लेंस सच दैट its focal length is less than the least distance of clear vision। तो उससे क्या होगा बेटे, ऑटोमेटिकली ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, x बोल देते हैं इसको, ये x तो f से भी छोटा रखा हुआ है हमने, तो क्या x जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल D से बड़ा हो जाएगा क्या? और थीटा को अब हम लिखेंगे कितना, h डिवाइडेड बाई x, है ना। और अब आप रेशो निकालो किसका, थीटा अपॉन थीटा मैक्स का, देखने के लिए कि ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कितना आ जाएगा, h अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई h अपॉन कैपिटल D। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल D बाई एक्स इतनी आ गई कि नहीं आ गई, क्यों। और हमें पता है x तो f से छोटा है और f खुद कैपिटल D से छोटा है ना। तो ऑब्वियसली क्या है, x जो है वो D से छोटा है ही से, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा अपॉन थीटा मैक्स ग्रेटर देन 1 हो गया। तो हमने एंगल सबटेंडेड बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। हाँ सर। अगर लेकिन आप पूछोगे कि सर लेकिन फिर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाली कंडीशन का क्या हुआ, भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर वाली कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, उस पे जिसको आंख देख रही है। आंख किसे देख रही है, क्या इस ऑब्जेक्ट को देख रही है कि इमेज को देख रही है, इमेज को। इमेज को देख रही है। तो हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी से बड़ी रहे। समझ रहे हैं क्या है, आप जब ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास लेके जाना चाहोगे तो इमेज भी और पास आ जाएगी। समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास लेके जाना चाहोगे तो इमेज भी और पास आ जाएगी। और देखो ऑब्जेक्ट को पास लाने के पीछे आपका लालच ये हो सकता है कि जब x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका जो ये थीटा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो थीटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है लालच में कि ऐसा ना हो जाए कि ये जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के दायरे में आ जाए। y की वैल्यू जो है वो कैपिटल D से बड़ी रहनी चाहिए। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। तो हमने किया क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास ले आए, आंख के पास ले आए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के अंदर ले आए, एंगल हमने वैसे बढ़ा दिया। और लेंस का क्या काम है, लेंस का काम है कि उसने इमेज को पीछे शिफ्ट कर दिया, कीपिंग द सेम एंगल एट द आई। समझ रहे हो, उसने इमेज को किधर शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया, और एंगल को सेम रखते हुए इमेज को पीछे शिफ्ट कर दिया। इमेज को पीछे शिफ्ट करने से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन की समस्या दूर हो गई, और एंगल तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे ला करके बढ़ा ही दिया था। क्या ये बात समझ में आती है।
हाँ सर। तो ये काम होता है किसका बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप का, है ना। और ये जो रेशो होता है ना बेटे, थीटा अपॉन थीटा मैक्स, इसको क्या कहते हैं? थीटा अपॉन थीटा मैक्स को दो नाम से जाना जाता है। इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोल देते हैं, या इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। और थीटा अपॉन थीटा मैक्स के वैल्यू बड़ी सिंपल सी आती है। थीटा अपॉन थीटा मैक्स क्या होता है बच्चों? कैपिटल डी, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस कौन कौन से? मान लो कि इमेजेस इमेजेस फॉर्म दैट इंफिनिटी बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज कहाँ पे बनवा रहा है? इंफिनिटी पे, है ना। मतलब आंख इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख रही है फाइनल, तो इसका मतलब आंख सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड, या यूं कहें कि मोस्ट रिलैक्स्ड विजन, या इसको नॉर्मल विजन भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भाई इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी? फॉर इमेज टू बी एट इंफिनिटी, x must be equal to f। तो इसका मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर है उस केस में वो कितनी आ जाएगी? कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ, ऐसी मैग्नीफाइंग पावर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा?
ये मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल विजन या मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड विजन, है ना, या मैग्नीफाइंग पावर फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, ये सब हम बोल सकते हैं। और ये ध्यान दो, एक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, तो ये एक तरीके से मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी है। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा डेवलप्ड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी है बच्चा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आई बच्चों? अगले पेज पे चले, नोट कर लिया ये? हाँ हाँ सर। अगला स्पेशल केस जो होता है वो क्या होता है, कि इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप is at least distance of clear vision, है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाए, कैपिटल D, है ना, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाने के लिए अपन लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है जी लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो v को आप लिख दोगे कितना, -d, u को लिख दोगे कितना, -x, दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/d प्लस 1/f। क्या ये वैल्यू आ जाएगी? तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर की क्या वैल्यू होती है? मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला होता है d/x। तो आप 1/x की वैल्यू रख दो 1/d प्लस 1/f। तो ये वैल्यू क्या 1 प्लस कैपिटल D/f के बराबर आ जाएगी? है ना, ये मैग्नीफाइंग पावर कब है? व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। और देखो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये मिनिमम वैल्यू आई है, तो ये क्या है, दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या ये चीज समझ आती है बेटा? हाँ सर। है ना,
तो जैसे मान लो हमसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप has an objective, has an converging lens of focal length (6.25 centimeter), then find the angular magnification for number one, normal vision, number two, image at least distance of clear vision, image at least distance of clear vision. हमें ये पता करना है also find the object distances for the above two cases. तो बेटे बड़ा आसान है कि नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पहला नॉर्मल विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी हो जाएगी जी कैपिटल डी बाई एफ, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6.25 सेंटीमीटर। तो क्या ये 4 के बराबर आ गई क्या मैग्नीफाइंग पावर, है ना। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी बेटे, is equal to f, that is 6.25 सेंटीमीटर। दूसरा जो केस है, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 बाई 6.25, तो ये 5 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इस केस में कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, देखो आपको ये तो पता ही है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगा सकते हो लेंस फॉर्मूला लगा कर, है ना। और यू कैन डायरेक्टली डू दिस कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैपिटल डी बाई एक्स भी तो होता है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 25/5 यानी 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। बोलो बच्चे।
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये तो हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है जी? इसमें अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसकी नीड क्या है? नीड इज लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन देन सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब आपको मान लो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही देखने हैं, तो और ज्यादा गुना मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, 100 गुना 500 गुना टाइप चाहिए, है ना? तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत आती है। और होता क्या है इसमें? मेड अप ऑफ टू लेंसेस। One placed near to the eye and is called as the objective lens. Other placed near to the lens, near to the object, सॉरी इसको आई पीस कहें।
अब देखो बच्चों, ये यहां पर है हमारी आई, ठीक है, ये आई लेंस। जो आंख के पास है उसको कहेंगे आई पीस, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको बोल दो ऑब्जेक्टिव। दोनों की अपनी अलग अलग फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है आई पीस के तुलना में। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होती है वो आई पीस की तुलना में कम होती है। ऑब्जेक्ट को इसके पास ही रखा जाता है, लेकिन फोकस से अवे रखा जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम फोकस। ऑब्जेक्ट को क्या रखा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसका फोकस है तो उससे थोड़ा सा ही दूर रखा जाता है, सो दैट ये रियल इमेज बनाए। रियल इमेज कैसे बनाएगा, ये यहाँ कहीं पर इसकी इमेज, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे बना देते हैं। और यहाँ इसकी पोजीशन ऐसी रखी जाती है कि ये आई पीस की फोकल लेंथ के विद इन लाई करे, है ना। तो ये आई पीस इसकी इमेज ऐसे इधर जा करके और पीछे कहीं पे जा करके बनाए, है ना। अब क्या हम बोल सकते हैं कि यही वो फाइनल एंगल है जो कि इमेज भी सबटेंड करेगी। यही वो फाइनल एंगल है जो फाइनली इमेज भी सबटेंड करेगी। तो हम क्या कहेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आएगा, थीटा अपॉन थीटा मैक्स। अब थीटा मैक्स की वैल्यू तो फिक्स है जी। थीटा मैक्स तो कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। थीटा की वैल्यू एच के टर्म्स में निकालनी है, तो वो कैसे निकालें। मान लो ये जो बन रही है एक इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, इसकी हाइट एच डैश मान लेते हैं, और इसकी आई पीस से जो डिस्टेंस है उसको मॉड यूई बोल देता हूं। तो थीटा की वैल्यू एच डैश डिवाइडेड बाय मॉड यूई ऐसा आ जाएगा। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, इसका मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा एच डैश अपॉन एच इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय मॉड यूई। अब ये एच डैश अपॉन एच क्या है बेटे, एच डैश अपॉन एच तो क्या मैं मॉड वी ओ बाई मॉड यू ओ ऐसा भी लिख सकता हूँ। हाँ सर। और ये कैपिटल डी बाई मॉड यू।
तो ये तो क्या हो गया, ये तो आपका जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन है, लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? और डी बाई मॉड यूई कितना हो हाँ गया? सर। डी बाई मॉड यूई हो गया। क्या ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओनली, ऐसा बोल सकते हैं? ऑफ आईपीस, सॉरी, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मतलब हम क्या करें, आईपीस को एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से माने, कंसिडर आईपीस एज अ सेपरेट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या होता है? अरे यार अभी तो पढ़ा है हमने। ये होता है ना, कैपिटल डी बाई एक्स। क्या बच्चे, एक्स क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर उसको मॉड यूई लिख दिया हमने, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है। lateral magnification of objective multiplied by angular magnification of eyepiece, magnification of objective multiplied by, ये ऐसी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी? क्या ये चीज समझ आ रही है? बोलिए जी। हाँ सर। हाँ तो देखो, आईपीस जितना मैग्निफिकेशन कर रहा था वो तो कर ही रहा था, अब ऑब्जेक्टिव का लेटरल मैग्निफिकेशन वाले फैक्टर से और मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर आप ज्यादा ऑब्टेन कर सकते है ना। लेकिन इसमें ये बात हमें ध्यान रखना है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज फॉर्म्ड is inverted with respect to the object. Final image formed is inverted with respect to the object. क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा?
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ओके, अब देखो जैसे मैं एक सवाल कराता हूँ। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप has objective lens of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter. How should this microscope be set up so that its magnifying power for normal vision is equal to 30? Its magnifying power for normal vision is equal to 30. तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखो, हाउ शुड माइक्रोस्कोप बी सेटअप का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से कितना दूर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी, है ना? ये है इसका मतलब। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से कितना दूर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी, ये है जी इसका मतलब। तो पहले तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस।
वो कितना चाहिए हमको 30, और वो भी नॉर्मल विजन में। तो नॉर्मल विजन में एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस को कितना लिख दोगे बताओ, बोलिए बच्चों। D/F। डी बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इसको लिख देंगे डी बाई एफ ई इक्वल टू 30। तो डी है 25, ये है जी कितने 6.25। तो इसका मतलब ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 30 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 7.5। ये लैटरल मैग्निफिकेशन आ गया। अब लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है जी? लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब इतना सही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव और इमेज डिस्टेंस का रेशो। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से x दूरी पर है और उसकी इमेज ये y दूरी पर बनाते हैं, तो y बाई x का रेशो ये कितना है 7.5। और ये इंटरमीडिएट इमेज बन रही है। फाइनल इमेज हम कहाँ चाहते हैं बेटे? इन्फिनिटी पर। तो जो आपका आई पीस है वो इससे कितना दूरी पे होना चाहिए? ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए बताना तो। FE। एफ ई, ये दूरी एफ ई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल विजन प्रॉब्लम में दे रखा। खैर, अभी हमारा मुद्दा है बस x और पता चल जाए, y पता चल जाए तो सब काम हो जाएगा हमारा। y की जगह 7.5x रख दो या 15x/2 रख दो, और ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव तो क्या आ जाएगा जी? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। v की वैल्यू क्या रख देंगे? 15x/2। u की वैल्यू क्या रख देंगे? -x इक्वल टू 1/f। तो आ जाएगा 2/15x प्लस 1/x इज 1/2। दैट मीन्स 15x कैंसिल, 15x कैंसिल हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 15 आ गया, 1/2। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, कितनी आ जाएगी? 34/15 सेंटीमीटर। मतलब लगभग कितना 2.26 सेंटीमीटर के बराबर है। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। और अगर x इतना आ जाता है तो y कितना आ जाएगा? y बराबर है 15x/2 के। तो 15/2 इंटू 34/15, तो ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस वो कितनी हो जाएगी? 17 प्लस 6.25 यानी कितना? अप्रोक्सीमेटली, क्यों एग्जैक्टली 17 और 6 23, 23.25 सेंटीमीटर। ये दोनों हमें पता लगाने थे एक्चुअली। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर।
तो ये हुआ आपका क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद होता है क्या बेटे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वैसे कोई भी टेलीस्कोप हो वो किस काम आता है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के काम आता है। देखो जैसा बेसिकली पर्पस इसका भी थीटा को इंक्रीज करना ही होता है, इसका भी पर्पस क्या होता है बेटे, थीटा को इंक्रीज करना होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये बात ध्यान रखो कि आईपीस की फोकल लेंथ जो होती है वो ऑब्जेक्टिव से कम होती, सॉरी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होती है वो आईपीस से कम होती है ना। अब बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल, काम इसका भी थीटा को इंक्रीज करना ही होता है, लेकिन यहां पर थीटा पहले से कम क्यों था उसका कारण अलग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के काम करते हैं, उनकी साइज ही इतनी छोटी है कि भैया क्या करें, उनको आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे लाके भी रख दोगे तब भी वो छोटा ही एंगल सबटेंड करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में समस्या दूसरी, यहाँ पर समस्या क्या है, आप इतनी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट की साइज समस्या नहीं है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन वो इतना दूर है और उसको पास नहीं ला सकते, है ना। तो दूर होने की वजह से एंगल छोटा होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होने की वजह से एंगल छोटा होता है। वहां पर प्रॉब्लम यह है कि आप ऑब्जेक्ट को पास तो ला सकते हो लेकिन पास लाके भी काम नहीं चलता, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को पास लाना तो पॉसिबल ही नहीं। इसमें भी क्या होता है, दो लेंसेज यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक को कहते हैं आईपीस। जो आंख के पास है उसको आईपीस बोल देते हैं, और कायदे से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के पास तो कोई भी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है जी। अब हम ये जरूर मान सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो रेज आ रही होती हैं वो कहाँ से आ रही होती है बेटे, क्या ऐसा मान सकते हैं कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है, और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो वो लगभग एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आती है। और मान लो वो रेज अल्फा एंगल सबटेंड करती है अर्थ में, कितना एंगल सबटेंड करती है बेटे, अल्फा। अब देखिए ये पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इमेज कहाँ बना देगा बेटे, क्या वो अपने फोकस पे इमेज बना देगा, वो अपने फोकस पे इमेज बना देगा, मतलब फोकल प्लेन में इमेज बना देगा। क्या ये बात समझ में आती है। और ये जो इमेज बनाई है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, इस आईपीस के लिए। तो आईपीस उसकी इमेज कहीं पे जाकर के, अब फाइनली हमें तो इस एंगल से मतलब है, लेकिन यहां पर बात यह है कि बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई।
और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता था वो देखना है मेरे को। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अल्फा को चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ बच्चों, ये तुमने कब तक सुना था, कहाँ तक सुना था भाई? डिस्कनेक्ट कब हो गया ये? सब पहले बहुत नहीं पहले सर, हाँ, बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। कब? ये वाला 10 पेज? मिनट हो गया सर। इसके 10 पीछे। 10 मिनट हो गया? हाँ तुम्हें 10 मिनट से तुमने कहाँ तक सुना था? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सुना था? ये वाला पेज सुना था क्या? सर, वो बीटा बता रहे थे बस उसके आगे से। अच्छा, तो देखो 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 भाई, क्या है, मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या लिखेंगे इस केस में? बीटा बाई अल्फा, है ना? बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, वो बीटा ही है। और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स के केस में थीटा अपॉन थीटा मैक्स लिखते थे। थीटा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई होता था। थीटा मैक्स को लिख सकते थे एक ऑब्जेक्ट जो आंख पे मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम की बात ही नहीं है ना, मतलब कैसे सबटेंड करेगा एंगल, कैसे सबटेंड करेगा मैक्सिमम एंगल? भाई वो तो एक ही एंगल है जो सबटेंड कर सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ तो यहाँ पे तो वो अल्फा ही है, जो भी है वही एंगल है, अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा ही एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। बीटा को आप लिख दो, देखो इस डायग्राम से, एच डैश अपॉन मॉड यू ई। अल्फा को, ये एंगल अल्फा है तो इधर वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो आप तो यहाँ से लिख दो एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश अपॉन मॉड यू ई, एच डैश अपॉन एफ ओ, एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया, तो एफ ओ अपॉन मॉड यू ई के बराबर मैग्नीफाइंग पावर आ गई, है ना? और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट तो देखो जैसे ऊपर था यहाँ कहीं पर, इमेज नीचे बनेगी, तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर को नेगेटिव लिखेंगे, माइनस एफ ओ बाई मॉड यू। क्या ये बात समझ में आती? हाँ। ओके, अब देखो, नॉर्मल विजन अगर आपको चाहिए, मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी चाहिए, तो मॉड यूई को एफ ई के बराबर लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी माइनस एफ ओ बाई एफ ई, है ना? अब इसको आप ऑब्वियसली चाहोगे कि ग्रेटर देन 1 हो, तो एफ ओ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एफ ई से बहुत ज्यादा होनी ही चाहिए। साथ में एक बात और टेलीस्कोप के लिए होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप शुड हैव लार्ज अपर्चर डायमीटर आल्सो। अपर्चर डायमीटर भी उसका लार्ज होना चाहिए। इसका क्या कारण है? दो कारण है। पहला कारण क्या है? सो दैट it collects more and more light from objects coming from infinity. भाई इंफिनिटी से लाइट आ रही है आपके पास तक, आते आते इंटेंसिटी वैसे ही कम हो चुकी है।
क्यों बेटे? हाँ तो आप चाहोगे कि जो भी आ रही है उसमें से ज्यादा मेरे पास जाए आए अंदर, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की जो अपर्चर डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो ज्यादा रखी जाती है। एक इसका फायदा रिजॉल्विंग पावर का भी होता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, ये हमेशा याद रखो। इट इज कैपिटल D डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, है ना? ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना हमने बच्चे, हाँ सर्कुलर अपर्चर से डिफ्रैक्शन। तो बात क्या है, जितना ज्यादा D की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर इसकी आए, है ना? हायर वैल्यू ऑफ D इज रिक्वायर्ड एज, ये कैपिटल D अपर्चर डायमीटर ही है ऑफ, अपर्चर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एज कैपिटल D इंक्रीजेस रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस। रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस का मतलब क्या है, बहुत पास पास भी अगर दो बॉडीज हैं स्पेस में जिनको अपन एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो हम उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरह से देख पाएंगे, वरना क्या होगा, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से वो हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखाई देगा, मिला जुला ही दिखाई देगा, उसको टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से हम नहीं देख पाएंगे। ये बात समझ में आती? हाँ इस रिजॉल्विंग पावर का जो इनवर्स होता है उसको रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं, है ना? रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? वन पॉइंट टू टू लैम्डा बाई, इट इज मिनिमम एंगुलर सेपरेशन between two distant objects which can be resolved. Is it clear बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अब एक और टेलीस्कोप होता है जिसको बोलते हैं क्या बच्चों, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, तीन लेंस का यूज करते हैं, और बीच वाले लेंस का काम सिर्फ क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना।
इंफिनिटी से रेज आई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी इमेज अपने फोकल प्लेन में बना दी, लेकिन वो इमेज इन्वर्टेड हो गई। इसका काम है उस इमेज को इरेक्ट कर देना, और फिर ये अपने हिसाब से उसकी इमेज फाइनली जहां भी बनाए वो बनाता रहे। फाइनल इमेज लेट्स से कुछ ऐसी बन गई, इस तरह की बन गई। ये एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा, और रेज एंगल सबटेंड कर रही थी अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी है अल्फा। ये एच डैश है, ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, और ये इंटरमीडिएट लेंस की फोकल लेंथ। इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ये 2f आए, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे रहेगी, और जो हाइट इसके लिए ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की भी आ जाएगी। तो यहाँ पर बस क्या है, इरेक्ट इमेज देखने के लिए बीटा की वैल्यू को क्या लिख देंगे, एच डैश अपॉन मॉड यू ई, और अल्फा को क्या लिख देंगे, एच डैश अपॉन एफ ओ। ये फोकल प्लेन में इमेज बनाई थी इसने। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होगा, बीटा बाई अल्फा। बीटा इज एच डैश अपॉन मॉड यू ओ, अल्फा इज एच डैश अपॉन एफ ओ। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाएगी एफ ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू। ये बात समझ में आती है बेटे? तो देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, एफ ओ बाई मॉड यू ई, लेकिन बस एक नेगेटिव साइन का अंतर। ये इरेक्ट इमेज बनाएगा, लेकिन देखो ये इरेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में आपने लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत बड़ी कर दी। लेंथ ऑफ ट्यूब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की दूरी को। कितनी कर दी लेंथ ऑफ ट्यूब, एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई प्लस मॉड यू ई। क्यों बेटे? जबकि यहां पर सिर्फ कितनी थी लेंथ ऑफ ट्यूब, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब थी एफ ओ प्लस मॉड यू ई, है ना। लेकिन भाई देखो, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है, आपको जमीन पे ही बैठ के कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा ना, आपके पास चॉइस नहीं है। समझ रहे हो बेटे? तो आपको इरेक्ट तो बनानी है इमेज, इन्वर्टेड से काम नहीं चलेगा। आप कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, प्लैनेटरी बॉडी कोई देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अब इसी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का ही एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। अरे एक बार ऊपर का तेज। एक मिनट। हाँ सर वो। देखो, गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या करते हैं, एक हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और एक लेते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इनको मैं दूसरे नोटेशन में बना देता हूँ ऐसे। ये कन्वर्जिंग और ये हो गया क्या,
डाइवर्जेंट। और क्या किया जाता है, इनको ऐसे सेट किया जाता है कि ये अल्फा एंगल पे रेज गिर रही है, तो ये उसकी इमेज क्या करे, ऐसे पीछे बनाए चीज, डाइवर्जिंग लेंस के पीछे इमेज बनाए। और ये पीछे इमेज बनाता है, फिर उसकी इमेज ये कैसे बना दे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहां से डिस्टेंस एफ ओ के बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर। और ये जो डिस्टेंस है, अब ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये वाली डिस्टेंस मॉड यूई के बराबर होगी। अब ये इमेज बनाए, ये इमेज बनाए, और ये इमेज अपने हिसाब से ऐसे पीछे कहीं पे बना दे, यहाँ पे, तो ये इरेक्ट इमेज भी बना देगा। अब ये फाइनल इमेज है, ये जो एंगल हम बनाएंगे ये वाला, ये एंगल बनेगा बीटा, और ये एंगल होगा अल्फा। तो बीटा को क्या लिख देंगे, बीटा को लिख देंगे एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू ई, और अल्फा को लिख देंगे एच डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, तो एच डैश बाई मॉड यू ई डिवाइडेड बाई एच डैश बाई एफ ओ, तो ये आ जाएगा एफ ओ बाई मॉड। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? और इसमें देखो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या रह जाएगी आपकी, यही हो जाएगी ना। तो लेंथ ऑफ ट्यूब को क्या एफ ओ माइनस मॉड यू ई ऐसा लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो ये क्या है, छोटे लेंस से ही आपका काम चल जाएगा। और देखो डाइवर्जिंग लेंस कर सकता है ऐसा, इसने एक्चुअल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाई। क्या बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इसने बनाई, डाइवर्जिंग लेंस ऐसा कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये बात है बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, है ना। ये अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज खत्म होता है भाई, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अच्छा सोर्स पता है क्या है, एनसीईआरटी बुक अच्छा सोर्स है, और दूसरा अच्छा सोर्स है एचसी वर्मा। इन दोनों से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी शीट में भी है, अपनी शीट में थोड़े कम है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में अपन
पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ हाँ